रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीडियो का टॉपिक है हैमलेट्स फिफ्थ सोलिलोक्वी। आज की इस वीडियो में हम हैमलेट की 5वीं सोलिलोक्वी को डिस्कस करेंगे, जो कि प्ले हैमलेट से हमने लिया है और कैरेक्टर हैमलेट इसको अदा करता है। आज की इस वीडियो में हम इस सोलिलोक्वी की क्रिटिकल एप्रिसिएशन करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। सोलिलोक्वी एक जो टेक्निक है वो होती क्या है और मोनोलॉग से क्यों डिफरेंट है, इसको देखेंगे और इस सोलिलोक्वी का बैकग्राउंड देखेंगे। पर आज की वीडियो की तरफ जाने से पहले मैं आपको अपना YouTube पे चैनल दिखाना चाहूँगी। ये YouTube पे मेरा चैनल है जिस पे लिटरेचर से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं और इन वीडियो के नोट्स जो हैं इन्हीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। एक लिंक की सूरत में दिए हुए होते हैं। जब आप उस लिंक पर क्लिक करते हैं आप मेरी वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हैमलेट की और सोलिलोक्वीज भी डाली हुई हैं, वो भी आप सुन सकते हैं और उनको भी लर्न कर सकते हैं। अब आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि हैमलेट की फिफ्थ सोलिलोक्वी। सबसे पहले आपको समझने की ज़रूरत है कि सोलिलोक्वी क्या होता है। सोलिलोक्वी एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा टूल है जो कि राइटर यूज़ करता है किसी भी ड्रामे में, नॉवल में, पोइट्री के अंदर कैरेक्टर की फीलिंग्स, थॉट्स या सीक्रेट रिवील करने के लिए। सोलिलोक्वी ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर कैरेक्टर अकेले खड़ा होता है। कैरेक्टर को ये लगता है कि वो अकेले खड़ा हुआ है और अपने आप से ऊंची ऊंची आवाज़ में बात कर रहा होता है। जैसे कि आप खुद कमरे में खड़े हों और अपने आप से ऊंची ऊंची आवाज़ में बात कर रहे हों और आप ये सोच रहे हो कि आपके इर्द गिर्द कोई नहीं है, आप ये सोच रहे हो। तो इसी तरह पहले ड्रामे जो होते थे वो स्टेज पे परफॉर्म किए जाते थे, उसके अंदर कैरेक्टर जो होते थे वो स्टेज पे परफॉर्मेंस करते थे। तो एक कैरेक्टर अगर स्टेज पे आके खड़ा हो जाता था और अपने आप से बातें करने लग जाता था ऊंची ऊंची आवाज़ में, जो ऑडियंस सुन सकती है लेकिन कैरेक्टर को ये लग रहा है कि और कोई उसको नहीं सुन सकता, वो सोलिलोक्वी कहलाता है। ये मोनोलॉग से सिर्फ एक डिफरेंस है सोलिलोक्वी और मोनोलॉग में। दोनों के अंदर कैरेक्टर अपने आप से बातें कर रहा होता है, लेकिन इनका डिफरेंस ये है कि सोलिलोक्वी के अंदर या सोलिलोक्वी को जो राइटर इस्तेमाल करता है टेक्निक, वो ये सोच समझ के करता है कि ऑडियंस उसको हेयर करेगी और वो ऑडियंस को ही वो सोलिलोक्वी सुनाना चाहता है। लेकिन मोनोलॉग वो अपने लिए, कैरेक्टर अपने लिए कहता है, वो ऑडियंस को बेशक ना सुनाना चाहिए, ऑडियंस सुन भी रही हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन सोलिलोक्वी के अंदर एक खसूसन ख्याल रखा जाता है कि ऑडियंस की अंडरस्टैंडिंग हो, ऑडियंस को समझ आए कि कैरेक्टर क्या चाह रहा है, क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, या कुछ भी जो भी बात वो कन्वे करना चाह रहा है। लेकिन मोनोलॉग के अंदर ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ ऑडियंस हो, और अगर ऑडियंस हो भी तो उस जो मोनोलॉग कर रहा होता है उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑडियंस सुन रही है या नहीं सुन रही। सोलिलोक्वी ऐसी टेक्निक को कहते हैं। अच्छा जी, इस सोलिलोक्वी को, फिफ्थ सोलिलोक्वी को अगर हम डिस्कस करें तो एक्ट नंबर 3 और सीन नंबर 2 के अंदर आता है। इस सोलिलोक्वी की छोटा सा सेंट्रल आइडिया मैं आपको देती हूँ कि प्रिंस हैमलेट जो है वो अपनी माँ क्वीन गर्टियूड से बात करने वाला है। आप अपने दिमाग में रखें कि फोर्थ सोलिलोक्वी पीछे हो चुकी है। फोर्थ सोलिलोक्वी जो थी वो टू बी और नॉट टू बी वाली थी, जिसके अंदर हैमलेट जो है वो अपने चचा का कत्ल करे या ना करे उस बारे में वो डिस्कस कर रहा होता है और उसके बाद वो डिसाइड कर लेता है कि उसने कत्ल करना है। तो अब 5वीं सोलिलोक्वी जो है वो उसकी माँ से मिलने से पहले होती है और वो कत्ल का इरादा कर चुका है, लेकिन वो स्टिल अपनी माँ से मिलने जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ ने उसको बुलवाया है। उसकी माँ ने उसको बुलवाया होता है, इसलिए वो उससे बात करने जा रहा होता है अपनी माँ के चैम्बर में, मतलब माँ के कमरे के अंदर जा रहा होता है। उसको पोलोनियस अपने साथ लेके जा रहा होता है, जो कि वजीर होता है क्लॉडियस का, वो उसको अपने साथ लेके जा रहा होता है। लेकिन हैमलेट उसे कहता है 5 मिनट रुको, मैं अभी आया। और वो 5 मिनट के लिए जो इधर उधर होता है उसके अंदर वो ये सोलिलोक्वी कहता है। अब छोटी सी सोलिलोक्वी है, जल्दी से हम इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन स्टार्ट कर देते हैं। दिस नाउ द वेरी विचिंग टाइम ऑफ द नाइट व्हेन चर्च यार्ड यार्न एंड हेल इटसेल्फ ब्रीथ आउट। अब विचिंग टाइम का मतलब है कि रात का ये वो वक्त है कि जब चुड़ैलें बाहर आ जाती हैं, और चर्च यार्ड से मुराद ये जो है कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान अपने मुंह खोल देता है। यान से मुराद ये है कि जब आप जबाही लेते हैं, मुंह खोलते हैं, तो उसको यान कहते हैं। तो वो कह रहा है कि चर्च यार्ड जबाही लेता है, मतलब मुंह खोलता है चर्च यार्ड, तो क्या होता होगा, कब्रिस्तान अगर मुंह खोले तो क्या रूहें बाहर आती होंगी, बदरूहें। और वो कहता है हेल इटसेल्फ ब्रीथ आउट। और दोज़ख भी कुछ सांस लेता है और दोज़ख के सांस लेने से मुराद ये है कि जो दोज़ख के अंदर प्रिजनर्स हैं, दोज़ख के अंदर जो मुजरिम हैं, वो कुछ टाइम पीरियड के लिए दोज़ख से बाहर निकलते होंगे। बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं कि ये रात का वो पहर है कि जब चुड़ैलें बाहर आ जाती हैं, जिन भूत और जितने भी ईवल रूहें हैं वो भी बाहर आ जाती हैं, यानी कि अर्थ पे आ जाती हैं और रात के टाइम में घूमना फिरना शुरू कर देती हैं। कंटिगोन टू दिस वर्ल्ड नाउ कुड आई ड्रिंक हॉट ब्लड। वो कहता है कि इस टाइम पीरियड में, ये रात का वो वक्त है जब चुड़ैलें बाहर आ जाती हैं, जिन भूत बाहर आ जाते हैं, इस दुनिया में घूमने फिरने लग जाते हैं। तो इस वक्त
میں خون کا گھونٹ پی کے یا خون کا پیالہ پی کے کیا کروں؟ اینڈ ڈو سچ بٹر بزنس ایٹ دا ڈے وڈ کویک ٹو لک آن سافٹ ناؤ مائی مدر. وہ کہتا ہے کہ میں خون کا پیالہ پی کے، ہیملیٹ کہتا ہے، ایسے برے کام، بٹر کام، ایسے بٹر بزنسز کر سکتا ہوں کہ دن میں اگر کوئی اس کو دیکھے تو وہ تڑپ جائے اور وہ خوف زدہ ہو جائے. ٹھیک ہے، ہیملیٹ کا اب یہ دل کر رہا ہے کہ وہ کچھ ایسی تباہی کر دے اس رات کے پہر میں کہ اپنے اس دل کے اندر جتنا بھی گرد و غبار ہے وہ سارا نکال کے پھینک دے. لیکن ہیملیٹ کہتا ہے میں ابھی ایسا کر نہیں سکتا، سافٹ مدم ہو جاؤ، اینڈ ناؤ ٹو مائی مدر، اپنی ماں کے پاس جانا چاہتا ہوں، یعنی کہ اپنی ماں سے ملنے جا رہا ہوں. اپنی ماں سے ملنے کے جاتے وقت وہ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں او ہارٹ، اے میرے دل، لوز ناٹ دا نیچر، لیٹ ناٹ ایور دا سول آف نیرو انٹر ہز فرم باسم. اب نیرو ایک کریکٹر ہے، ایک رومن امپرر تھا، بادشاہ تھا جو کہ بہت ظالم تھا. تو وہ کہتا ہے کہ اپنے دل سے کہتا ہے اے میرے دل اتنے ظالم مت ہو، اپنی نیچر کو مت چھوڑو جو کہ پیسفل ہے، نیرو جیسے مت ہو جاؤ، نیرو جو ظالم امپرر ہے. کیونکہ ہیملیٹ کے اندر یہ خیال آ رہے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ اتنے ظالم مت بنو، اپنے دل کو کہہ رہا ہے. لیٹ می بی کروئل ناٹ ان نیچرل، آئی ول اسپیک ڈیگر ٹو ہر بٹ یوز نن. ڈیگر سے مراد یہ چھرا. وہ کہتا ہے کہ لیٹ می بی کروئل، میں کروئل ہو جاؤں گا، میں برا یعنی کہ ظالم ہو جاؤں گا، لیکن میں ان نیچرل نہیں ہوں گا، یعنی کہ میں ظلم میں اندھا نہیں ہوں گا. میں اپنی ماں سے ایسی باتیں کروں گا جیسے کوئی کسی کو چھرا مارتا ہے، یعنی کہ اس کے دل میں صرف زبان سے چھرا ماروں گا. بٹ یوز نن مطلب چھرا میں اس کو ماروں گا لیکن اصلی چھرا لوہے کا چھرا نہیں بلکہ اپنے لفظوں کا، اپنی باتوں کا چھرا ماروں گا. مائی ٹنگ اینڈ سول ان دس بی ہپوکریٹس، میری باتیں اور میری روح جو ہوں گی وہ ہپوکریٹس ہوں گی، یعنی کہ وہ میں کہوں گا کچھ اور اس کا معنی کچھ اور ہوگا، اپوزٹ میننگ دیا کروں گا، مطلب ایمبیگوٹی والی باتیں کروں گا کہ اپنی ماں کو کشمکش میں ڈالوں گا. ہاؤ ان مائی ورڈ سم ور شی بی سینٹ ٹو گیو دیم سیل نیور مائی سولس کنسنٹ. شینٹ سے مراد ہے شرم. کہتا ہے کہ میں اب کوشش کروں گا کہ میں اپنے ماں کو ایسے لفظ بولوں جو کہ ڈبل معنی رکھتے ہوں، لیکن میرے لفظ بھی میری ماں کو شرم نہیں دلا پائیں گے، اور میں کبھی بھی اگر اس کو شرم دلا بھی دوں تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا، یعنی کہ اپنا کنسنٹ نہیں دوں گا. اس چھوٹی سی سولیلوکوی کے اندر ہیملیٹ اپنی ماں کو ملنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں کہ میرا اس وقت دل کر رہا ہے کہ میں دنیا میں تباہی مچا دوں، لیکن میں دنیا میں تباہی نہیں مچاؤں گا کیونکہ میں ظالم نہیں ہوں نیرو کی طرح. وہ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں کے پاس جاؤں گا اور اس سے دو طرح کی باتیں کروں گا، مختلف باتیں کروں گا، اس کو میں بری باتیں کہوں گا، اس سے کوئی بات چھپاؤں گا نہیں، ایز اٹ از اس کے منہ پہ جا کے مار دوں گا، لیکن میں اتنا ظالم نہیں ہوں گا کہ وہ مر جائے میری باتوں سے. اور اگر میری ماں کو تھوڑی سی شرم آ بھی گئی تو پھر بھی میں اس کو معاف نہیں کروں گا. امید ہے کہ آپ کو سولیلوکوی سمجھ آ گئی ہوگی. اس کے علاوہ یہ میں نے سمری دی ہوئی ہے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی ہے. اس کے ساتھ ایک اور کریٹیکل ٹیکسٹ میں نے آپ کو دیا ہوا ہے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے. اگر آپ کو سولیلوکوی سمجھ آ گئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ لٹریچر کی ویڈیوز میں اس چینل پہ ڈالتی رہتی ہوں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.